हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिनेश सर इस वीडियो में बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो कार्य पद्धति रिलीज हुई है महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से उसके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र बोर्ड ने जो फॉर्मूला रिलीज कर दिया था कि 12th को हम किस तरह से मार्क्स देंगे स्टूडेंट्स को, लेकिन टीचर्स के लिए जो एक प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है वो अब रिलीज हो गया। कल रात में 11 साढ़े 11 के करीब जो है वर्षा गायकवाड़ जी जो मैडम है उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। वेबसाइट पर भी कल रात में ही अपलोड हो गया था। रात को मैंने आपको टेलीग्राम के जरिए बता दिया था दिनेश सर टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन ये जो चीज़ें हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसको एक्सप्लेन करना मतलब थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत होती है। सो आज मैंने टाइम लेके इन सारे फॉर्मेट्स को देखा है कि भाई रिपीटर बच्चों का क्या होने वाला है, आइसोलेटेड का क्या होने वाला है, रेगुलर स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट वाइज मार्क्स किस तरह से दिए जाएंगे, कौन कौन से डेट्स निर्धारित किए गए हैं कि कब तक जो है डेटा जमा हो जाना चाहिए और रिजल्ट कब तक बच्चों को ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। ओके, मैं आज ये लाइव नहीं आकर बता रहा हूँ ताकि टाइम बहुत कम है और मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में आपको चीज़ें मिल जाए। लाइव आने में टाइम कब कैसे चला जाता है पता नहीं चलता। ओके, तो बच्चों ये वेबसाइट है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यहाँ पर mahsscboard.in एक .org करके भी है, उस पर मत जाया करो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है .in, यहीं पर सारी चीज़ें अपडेट होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लेटेस्ट जो यहाँ पर बहुत सारे आपको न्यू करके दिख रहा होगा, तो ये जो है 2020-21 यहाँ कुछ 2021 दिख रहा है 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, रिपीटर्स के लिए, फिर मूल्यमापन कार्य पद्धति यहाँ पर 1 मिनट। ओके, ये देखिए रिपीटर्स के लिए कैसे करना है, पूरा टाइम टेबल क्या है, 10वीं के मार्क्स का एकत्रीकरण कैसे करना है, जो स्टूडेंट्स वाइड जो है आइसोलेटेड तुर्लक मतलब उनका कैसे मार्क्स देना है, प्राइवेट बच्चों को कैसे मार्क्स देना है, समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट वाइज कैसे मार्क्स देना है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे फॉर्मेट रिलीज किए गए हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी, रिपीटर्स के लिए भी, आइसोलेटेड। और एक थोड़ी सी दुख की बात यही है कि जो क्लास इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं उनको ये बोला गया है कि उनका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो देखेंगे, बहुत से बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, मैं उनके साथ अभी देखता हूँ मिल के क्या कर सकता हूँ, आवाज़ हम कैसे उठाएंगे ताकि उन बच्चों के साथ भी उन्हें आगे जाके अगर जेई नीट जैसी एग्ज़ाम्स देना है जहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 12th की, और उन्होंने पिछले एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं किया था, बस पास हो गए थे, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है वो हम जरूर करेंगे। तो ये जो सर्कुलर से इनकी बात करेंगे कार्य पद्धति की, तो सबसे पहला जो सर्कुलर आपके सामने दिखता है बच्चों, ये दिखता है, ये सबसे पहला सर्कुलर है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर थिकनेस बढ़ा लेता हूँ चीज़ों का। ओके, एंड 1 सेकेंड बेटा, हाँ चलो आ जाते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य का ये जो सर्कुलर है, ओके, ये क्या बताता है कार्य पद्धति कि किस तरह से जो प्रिंसिपल्स है जूनियर कॉलेजेस को उनको जो है ऑपरेट करना है, तारीख क्या क्या है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले मुख्याध्यापक यानी जो प्रिंसिपल या प्राचार्य हैं, हम प्रिंसिपल या प्राचार्य की बात कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल हैं उनको और सभी शिक्षकों को 17 जुलाई के दिन दोपहर को 11 बजे कल ट्रेनिंग होने वाली है। जैसे कि आज 6 जुलाई है, अगर आज कितना सर 6 जुलाई है ना सर, तो कल 7 जुलाई है बच्चों, कल 7 जुलाई है। तो कल जो है यूट्यूब चैनल पर प्रशिक्षण रखा गया, ट्रेनिंग जैसे 10वीं वालों के लिए रखा गया था, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से आपको पूरा का पूरा जो है मार्किंग देना है। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे फॉर्मेट्स भी रिलीज किए। ऑलरेडी अगर आप फॉर्मेट्स को पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मार्क्स देना है। फिर भी क्या होता है कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ये एक है, बोर्ड अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अब यहाँ से कुछ रेंज दिया है 7 जुलाई से यानी कल से 14 जुलाई तक, यानी 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है। 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है किसको, टीचर्स को, कि आप जो है क्या करो कि सब्जेक्ट वाइज जो मार्क लिस्ट है वो बनाओ और जो भी 12th के क्लास टीचर थे उन क्लास टीचर के पास जमा करो। यानी समझो कि फिजिक्स का टीचर है, मैथ्स का टीचर है या अकाउंट्स का टीचर, ओसी का टीचर है, वो क्या करेगा अपने सब्जेक्ट का मार्क्स बनाएगा, सभी बच्चों को मार्क्स जो भी देना है मैं बताऊंगा कैसे देना है, और फिर वो उस क्लास टीचर के पास जमा करेगा। क्लास टीचर क्या करेगा, सारे सब्जेक्ट टीचर से अपने अपने सब्जेक्ट के मार्क्स की लिस्ट लेगा उनके, और उसको संकलित करके एक ओवरऑल रिजल्ट बनाएंगे। तो ये 7 दिन के अंदर करना है। और इतना ही नहीं, अगर इसमें कोई बच्चा ऐसा था जो साल भर में जो भी एक्टिविटी हुई है या कॉलेज के जरिए कुछ भी एग्ज़ाम ली गई है या प्रोजेक्ट दिया गया कुछ भी,
उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, तो इन्हीं 7 दिन के अंदर उन बच्चों को भी जो है शामिल करो और ऐसे बच्चों का मूल्यमापन करो, यानी उनसे कुछ ना कुछ करवा के लो। तो हो सकता है कोई कोई कॉलेज जो है ऐसे बच्चों को कुछ ना कुछ काम देके उनका इवैल्यूएशन करे इन 7 दिन के अंदर। अभी यहाँ पर जो भी क्लास टीचर है, जैसे कि मैंने बताया कि जो क्लास टीचर है वो क्या करेंगे, क्लास टीचर सारे सब्जेक्ट टीचर से उनके सब्जेक्ट के मार्क्स ले लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सबका लिया, उसको संकलित करेंगे और वो 14 जुलाई तक का ही डेट है, 1 हफ्ते के अंदर इनको पूरा तैयार करके रखना है। अब होगा क्या कि जो क्लास टीचर है उसने जो भी रिजल्ट बनाया है, ओके, अब एक कमेटी, जैसे आप पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एक कमेटी बनाई गई है बोर्ड की तरफ से, मतलब पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो पूरा ये करेगा, वैसे ही एक कमेटी बनाई जाएगी। यहाँ पर अगर ऊपर रह गया तो मैं बता दूँ, यहाँ ऊपर नहीं दिया है, एक कमेटी बनाई जाएगी मुख्याध्यापक और टीचर्स की, जो हर एक कॉलेज में काम करेगी। वो जो कमेटी है वो क्या करेगी, उसको हम निकाल समिति बोलेंगे, वो परीक्षण करेगी, ओके, मॉडरेशन करेगी और सर्टिफाई करेगी कि जो भी क्लास टीचर है उसने सही से रिजल्ट बनाया है कि नहीं बनाया। तो ये जो कमेटी है वो क्या रहेगा, जो प्रिंसिपल उसमें हेड रहेगा, ओके, और सब्जेक्ट वाइज टीचर वो लगा सकता है चेक करने के लिए। और इसके लिए 1 हफ्ता दिया गया है, 8 जुलाई से लगभग 9-10 दिन है, 8 जुलाई से 17 जुलाई तक, ओके। तो लगभग 17 जुलाई तक रिजल्ट तैयार हो जाना चाहिए, ऐसा टारगेट दिया गया है कॉलेजेस को। अब जो मुख्याध्यापक है वो क्या करेंगे, मुख्याध्यापक या जो प्रिंसिपल है वो निकाल समिति सब सर्टिफाई किया हुआ जो भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है वो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करेंगे। और इसके लिए डेट दी गई है 14 जुलाई से लेके 21 जुलाई, मतलब कि सब देखो पैरेलल में भी काम हो रहा है। सबसे पहले टीचर, सब्जेक्ट टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का 14 जुलाई तक भरेंगे और उसके बाद क्लास टीचर जो है उसके पास आ जाएगा, उसी दरमियान भी आ सकता है, 8 से 17 जुलाई का टाइम दिया गया है, यानी कि परसों से ही ये सब काम कर सकते हैं। कल से सब्जेक्ट टीचर भरेगा, परसों से क्लास टीचर कर देगा। और लास्ट 21 जुलाई तक, 14 से 21 जुलाई तक जो बोर्ड की वेबसाइट पर एक पोर्टल ओपन किया जाएगा जिसमें जो कॉलेजेस है वो अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से जो है लॉगिन करके सारे जो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिजल्ट जो है उसका डेटा भरेंगे, ओके। ये 21 जुलाई तक डेटा भरना है। अब क्या होगा कि यहाँ पर 21 जुलाई तक लास्ट है कि पूरा का पूरा डेटा ऑनलाइन तरीके से चला जाएगा। अब ऑनलाइन काम हो गया है, अब जो प्रिंसिपल है उनको क्या करना पड़ेगा, 21 जुलाई से लेकर 23 जुलाई, ये 3 दिन का जो समय है उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड थे बच्चों के 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के, उन रिकॉर्ड, अब 10वीं का तो नहीं है बिकॉज बोर्ड खुद ही डेटा देने वाला है इनको, 11वीं की जो इनके मार्कशीट्स वगैरह थी कॉलेज में पिछले साल उसको कितना मार्क्स आया था, 12वीं का उन्होंने जो भी मूल्यमापन किया उसका जो रिकॉर्ड होगा, पेपर वर्क होगा, वो सब कुछ एनवलप में सील बंद करके जो है 21 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में जमा करेंगे। ऑलरेडी 10वीं के लिए ये पूरा प्रोसेस हो चुका है और हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, ठीक है। अब बोर्ड क्या करेगा, 23 जुलाई के बाद से इस पर कार्रवाई करेगा। कार्रवाई मतलब क्या होगा कि सारा डेटा बोर्ड के पास जमा हो गया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पास, वो लोग अब उसको जो भी यहाँ से डेटा आया है उसको प्रोसेस करके फाइनल रिजल्ट बनाने का काम बोर्ड करेगा। और इसके बाद लगभग मुझे लगता है कि मैं बता दूं 5 से 10 अगस्त ये रेंज हो सकता है, इतने रेंज की, यानी 5 से 10 अगस्त के बीच में आपका जो है ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये पूरी कार्यवाही है जो बोर्ड करने वाला है बच्चों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। और ये पूरा टाइम टेबल दे दिया गया है जो प्रिंसिपल्स हैं, क्लास टीचर्स हैं उनको, कि भाई जल्दी जल्दी रिजल्ट बनाओ, सब्जेक्ट वाइज बनाओ, क्लास वाइज बनाओ और ओवरऑल रिजल्ट बना के कैसे 21 जुलाई से 14 से 21 जुलाई के बीच में आपको ऑनलाइन पोर्टल में भरना है, ओके। तो ये हो गया कार्यवाही के बारे में। ये जो निकाल समिति है इसके अंदर जो प्रिंसिपल है 7 सदस्य, जो 7 लोगों की कमेटी जैसे मैंने बताया बच्चों वो रहेगी। प्रिंसिपल इसके ऊपर जो है हेड रहेंगे, सबसे काम करवा के लेंगे। अब सबका यहाँ पर आप देखोगे कि मुख्याध्यापक का क्या काम करना है वो सब दिया है, फिर टीचर्स को क्या काम करना है वो सब दिया है। अब निकाल तैयार करने के लिए जो बच्चों आपके लिए हिसाब से बता रहा हूँ, टीचर्स को तो सब पता ही है, नहीं भी पता होगा तो मैं अभी फॉर्मेट बताऊँगा, समझ ही जाएगा कि बच्चों के लिए जो है नियमित विद्यार्थियों के लिए अलग से फॉर्मेट है, ओके। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें की किस तरह से जो है एक्टिविटी होने वाली है, ओके। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं इसका जो फॉर्मेट आया वो समझाता हूँ, मार्क्स वगैरह भर के दिखाता हूँ, ओके। जैसे 10वीं का 30%, 11वीं का 30% और 12वीं का 40%, ये बोला गया है कि इस तरह से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन कैसे दिया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज अगर देंगे तो 10वीं का तो सब्जेक्ट अलग था, 11वीं में सब्जेक्ट अलग थे,
अच्छा 11वीं 12वीं के सब्जेक्ट सेम थे, बट कुछ बच्चों ने 11वीं का कुछ सब्जेक्ट चेंज कर दिया था बाद में, सब बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया जो लास्ट टाइम आपने देखा था कि अगर 80 और 20 मार्क का आपका है, यानी 80 रिटर्न और 20 यानी 20 मार्क ओरल है, तो 80 मार्क्स को 24 24 32 कर देंगे। 70 मार्क्स है तो 70 का 21 21 28 हो जाएगा। पहला 30% 10वीं, 30% 11वीं, 40% 12वीं। और मेजर सबको यही होता है, खाली जो बाइफोकल वगैरह होते हैं 200 मार्क होगा उसको अलग रहेगा, या किसी किसी को 100 मार्क का पूरा थियरी होता है, 0 मार्क्स ओरल होता है, इस तरह से भी होता है। तो जो भी है हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ये सारी पहले फॉर्मेट देख लो, ये जो आया है इसके अंदर मैं बता देता हूँ। अच्छा, कभी भी कन्वर्ट करते समय इस तरह से 13.01 मार्क्स आ गए ना, तो टीचर आपको 14 मार्क्स देगा। 13 पॉइंट या 15 पॉइंट कुछ भी आ गया तो 16 हो जाएगा। पॉइंट के आगे थोड़ा सा भी आ गया ना तो वो आ जाएगा। ठीक है, अभी 10वीं का तो आप जानते हो कि जो बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट हैं 10वीं में, जो 3 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो ही पकड़ना है हर केस में, उसका एवरेज निकाल के करना है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो 10वीं, अभी जैसे जो कॉलेज वाले प्रिंसिपल है उनके पास जो भी स्टूडेंट है 12th में थे, उनको बोला गया है कि एक एक्सेल लिस्ट बनाओ, जो भी स्टूडेंट थे उनका 10th का जो सीट नंबर था वो वहाँ पर एंटर करो। ओके, यहाँ पर बोर्ड क्या करने वाला है, कॉलेज के प्रिंसिपल को जो ये वेबसाइट है mahahsscboard.in, वहाँ पर सारे 10वीं के बच्चे जो अभी 12वीं में, जो 2019 में 10वीं में थे, ओके 2019 में 10वीं दिया था जिन्होंने मार्च में, उनका पूरा का पूरा रिजल्ट अवेलेबल करके देने वाला है 12th के लिए, ताकि आप उसके रेफरेंस से 2019 में जो इनका 10वीं का रिजल्ट था उसके हिसाब से जो 30% मार्क्स देना है रेगुलर को और रिपीटर्स एंड प्राइवेट को 50% 10वीं का 3 सब्जेक्ट का, तो ये ऑलरेडी जो है बहुत डिफिकल्ट होगा ना कॉलेज वालों के लिए कि जो बच्चा अभी 12वीं में उसका 10वीं का मार्क पूरा रिकॉर्ड ढूंढो जब उसने एडमिशन लिया था। उससे अच्छा वो क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट उन सभी का खाली 10वीं का सीट नंबर पता कर लो और डिटेल मांगा है, उनको पूरा जो है 10वीं का रिजल्ट दे दिया जाएगा कि ये मैच होना चाहिए। आप 10वीं का जो भी मार्क्स था मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जो था उसी को 30% में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये एक होने वाला है 10वीं के मार्क्स के हिसाब से। ओके, अभी यहाँ पर और अगर बातें बताऊँ तो बच्चों आपके हिसाब से अगर बताना चाहूँ तो 11वीं का जो अंतिम निकाले उसमें जो मार्क्स मिला वो देखा जाएगा। ओके, जो 30% है, 10वीं का 30% आपने देखा, 11वीं का 30%। पूरे साल भर आपने मेहनत की थी, साल भर अलग अलग एग्जाम्स हुई थी। हो सकता है कि जब आप 11वीं में थे 2020 के मार्च या अप्रैल में आपकी फाइनल एग्जाम नहीं हुई। ओके, ऐसे में क्या हुआ था कि जो पहले आपकी एग्जाम हुई थी यानी फर्स्ट टर्म में एग्जाम, यूनिट टेस्ट या सेमिस्टर, उसके हिसाब से एक एवरेज जो है रिजल्ट बना था सबका, जिसकी एग्जाम हुई भी थी नहीं भी हुई थी। तो 11वीं का जो फाइनल रिजल्ट बना था उसमें जो आपको मार्क्स मिले थे उसका सब्जेक्ट वाइज 30% लेना है। समझ में आ रहा है? तो ये 80 में से, अभी मैं डिटेल में बताता हूँ, टेंशन मत लो। तो ये एक हो गया। ओके, अभी जो 12वीं के अंदर जो भी साल भर में इंटरनल इवोल्यूशन हुआ, यानी फर्स्ट टर्म एग्जाम हुई थी या प्रैक्टिस एग्जाम हुई थी या प्रैक्टिस टेस्ट या कोई भी टाइप का जो इवेल्युएशन कॉलेज के टीचर्स ने आपका किया था, उसका जो है 40% लेने बोला गया, जैसे कि आपको मालूम है। तो ये इस तरीके से सब है। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, कि समझो 12वीं के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट था। ओके, 50 मार्क की एक एग्जाम ली गई थी, फर्स्ट टर्म एग्जाम, जिस 50 मार्क में बच्चे को 35 मार्क्स मिला था। समझो एक प्रैक्टिस एग्जाम भी बाद में ली गई थी 100 मार्क की, जिसमें उसको 72 मार्क्स मिला था। समझो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस टेस्ट या होमवर्क या प्रोजेक्ट दिए गए थे 40 मार्क का, जिसमें उसको 29 मिला मार्क्स। तो जो भी साल भर में काम हुआ है, अब हो सकता है ये सब आपके यहाँ नहीं हुआ हो, कोई एक ही हुआ हो, प्रथम सत्र परीक्षा यानी फर्स्ट टर्म, या हो सकता है आपकी प्रीलियम एग्जाम हुई हो, सराव परीक्षा जैसे प्रीलियम एग्जाम बोलते हैं, या हो सकता है आपको कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, आपको खाली प्रोजेक्ट वगैरह दिया गया था या होमवर्क दिया गया था, वो हुआ हो। तो ऐसे में जो भी हुआ है, समझो ये तीनों हुआ है, तो यहाँ पर 50, 100 और 140 यानी 190 मार्क्स की एग्जाम ली गई पूरे साल भर में 12वीं में, जिसमें बच्चे को 35, 72 और 29 मिलके 136 मार्क्स मिला है। ओके, यहाँ पर कितना मिला है, 1 मिनट, ज़्यादा जूम हो गया, 1 मिनट। इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ कि 190 मार्क्स में से 136 मार्क्स मिला है। समझो तो क्या करना है कि 136 190 में से मिला, उसमें 32 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से 136 मिला है 190 में से। यहाँ पर देखो 40% लेना है ना, तो 80 का 40% अगर हम करते हैं, 80 का 40%, अगर 80 मार्क की एग्जाम थी, 80 + 20 ओरल, अगर जो हमारा 100 मार्क्स है बच्चों,
वो 80+20 का है, इंग्लिश हिंदी की बात कर रहे हैं। तो इसमें 30% जो है हमने देखा था कि 24 मार्क होता है, 30% 24 मार्क होता है और 40% 32 मार्क होता है। तो ये 10वीं का जो भी मार्क्स है वो 24 में से आएगा, 11वीं का भी 24 में से और 12वीं का 32 में से। इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश में क्या होगा, समझो पूरे साल में 190 में से 136 मार्क्स मिला है, तो इसको डिवाइड करके 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 से, जिससे क्या होगा कि आपको 22 पॉइंट कुछ मार्क्स आ गए, 22.91, यानी कि 23 मार्क्स आ गए। 32 में से कितना आ गया, 23, यानी 12th में पूरे साल भर में इंग्लिश की सपोज ये 3 टाइप से आपका इवोल्यूशन हुआ था, तो तीनों मिला के कौन सा, फर्स्ट टर्म, सेमिस्टर, प्रीलिम और होमवर्क वगैरह मिला के 190 में से 136 मार्क्स मिला था, तो उसको डिवाइड करके 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मार्क्स आएगा वो आपका इंग्लिश का मार्क आ गया 32 में से। ऐसे ही हिंदी का मार्क्स, और ऐसे ही जो भी आपका जो भी सब्जेक्ट है, अगर समझो आपका ये फिजिक्स है या केमिस्ट्री या बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री है या बायो है, जो 70 मार्क का एग्जाम है, जो 70 मार्क का एग्जाम है, तो 70 मार्क की एग्जाम में बच्चों क्या होता है, 40% हमने देखा था कितना होता था, ये जैसे 32 है तो 28 होता है, 70 मार्क की एग्जाम में ये 28 मार्क्स होता है, तो 28 से मल्टीप्लाई होगा। तो वो जो भी मल्टीपल फैक्टर है उससे होगा, मैं अभी और फॉर्मेट बताऊंगा तो आपको डिटेल बताऊंगा। इस तरह से हर सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम्पल देके बताया गया है किस तरह से कन्वर्ट करना है। ओके, अभी यहाँ पर कुछ बातें और है, अंतर्गत और ये सब जो है इसके लिए परीक्षा अंतर्गत तत्समूल्यमापन यामध्ये प्राप्त झालेले गुण काफ़ी डिटेल में बताई गई है चीज़ें। ओके, एक्सेल शीट वगैरह, चलो एक मिनट, ये सब हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। अब नया क्या देखना वो देखो, जो रिपीटर्स और प्राइवेट है उनके लिए हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि उनको 11वीं का मार्क्स नहीं देखा जाएगा। अब रिपीटर्स में भी 2 कैटेगरी है, एक ऐसे रिपीटर हैं जो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल है, एक ऐसे रिपीटर हैं जो ऑल सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, इस तरीके से जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो रेगुलर जैसे ही होते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट उन्होंने बाहर से फॉर्म भरा था 17 नंबर का फॉर्म, और जो या तो 10वीं दे के सीधे 12वीं दे रहे हैं 1 साल का गैप करके, या 11वीं फेल होके दे रहे हैं, या 11वीं पास थे फिर भी कॉलेज नहीं जाना चाहते थे इसलिए प्राइवेट दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के 11वीं के मार्क्स नहीं देखा जाएंगे, सिर्फ 10वीं और 12वीं के 50% मार्क्स देखा जाएंगे, 10वीं के 50% और 12वीं के 50%। बिल्कुल, इसके पहले हमने क्या देखा, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका 10वीं का 30%, 11वीं का 30% और 12वीं का 40%। बट जो रिपीटर्स हैं, जो प्राइवेट्स हैं, फॉर्म नंबर 17, उनका 50-50 का क्राइटेरिया होगा। सिर्फ यही है कि जो क्या बोलते हैं इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे, उनको थोड़ा तकलीफ दे दी गई है, उनका रिजल्ट नहीं मिला। बाकी सबके लिए वैसे ही क्राइटेरिया है, 10वीं का 3 सब्जेक्ट लेना है वगैरह। अच्छा, यहाँ पर अभी एक ये भी बताना चाहूँगा आइसोलेटेड वाले बच्चों के लिए, जो आइसोलेटेड वाले बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर ये सारी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बताई गई है। ओके, सब कुछ वही रिपीट हो रहा है हर एक बच्चों के लिए, जो मैं बता रहा हूँ वही है। ओके, हर एक टाइप के अलग अलग बच्चों के लिए ये दिया गया है। एक मुझे बताना था सब कुछ वही चीज़ें रिपीट है। जो खाजगी विद्यार्थी फॉर्म नंबर 17 जिन्होंने बाहर से फॉर्म भरा है, उनके लिए भी ध्यान से देखो, वही 50% 10वीं का लेना है, 50% 12वीं का लेना है, यानी रिपीटर और प्राइवेट के लिए हो गया ये। ठीक है, रिपीटर और प्राइवेट के लिए हो गया, और उनको बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है कि उनको फिर से 10वीं का कैसे देना है, तो वही चीज़ें कॉपी पेस्ट है, इसलिए किया गया है ताकि कोई ये ना बोले कि हमारे लिए क्यों नहीं बताया। ओके, एक मिनट, अभी और एक बता देता हूँ क्या है। हाँ, ये देखो, तुरलक विषय, जो आइसोलेटेड बच्चे हैं, कोई रेगुलर, पिछले बार बहुत कमेंट कर रहे थे कुछ बच्चे, तुरलक यानी आइसोलेटेड, जो ऑलरेडी 12वीं पास थे और बाद में कोई सब्जेक्ट उनको 12th में नहीं था, जैसे कि उनको मैथ्स नहीं था समझो, और वो बाद में अलग से मैथ्स की एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को भी पास करना है। यानी कैसे पास करना है कि जो बोर्ड है या दूसरा बोर्ड या यही बोर्ड 12वीच्या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विषयांचे लेखी परीक्षेतील प्राप्त गुणांची सरासरी, यानी कि जो भी बच्चे ने सिर्फ फॉर्म भरा है कि मुझे आइसोलेटेड एग्जाम देना, तो उसने 12वीं ऑलरेडी पास किया था, वो किसी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की एग्जाम दे रहा है जो उसको 12वीं में नहीं था, तो ऑलरेडी जो उसको 12वीं में मार्क्स मिले थे उसका एवरेज निकालना है। ओके, और दूसरा क्या करना है, विद्यार्थ्यांच्या 12वीची अंतिम तोंडी और उनको ओरल का मार्क्स देना है बस, और वो ऑन एवरेज टीचर के हाथ में दिया गया है कि ऐसे बच्चों का प्रीवियस जो रिजल्ट है 12वीं पास का, उसके हिसाब से जो है एवरेज निकाल के मार्क्स दे दिया जाए। तो जो आइसोलेटेड वाले बच्चे हैं, आपका रिजल्ट बनेगा और आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आप पहले पास थे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ % मिल जाएगा जो भी सब्जेक्ट था उसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो है एक सिर्फ यही दिया, श्रेणी सुधार वाले जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट नहीं बनाने वाले हैं, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था। इनके लिए मैं आवाज़ उठाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, आपके लिए मैं ऊपर तक आवाज़ पहुँचाऊँगा, कोशिश करूँगा कि उनको पता चले। बहुत सारे फॉर्मेट्स रिलीज हुए हैं, किस फॉर्मेट के जरिए जो है
मार्क्स दिया जाएगा। तो बच्चों यहाँ फॉर्मेट की बात करूँगा तो रेगुलर विद्यार्थियों के लिए J1.01 से J1.13 ये एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को देखोगे तो आपको समझेगा कि आपको कैसे मार्क्स मिलने वाला है। जो रिपीटर विद्यार्थी है उनके लिए J2.01 से J2.08। अब ये है कि आप सोच रहे होगे, तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ कि किस तरह से फॉर्मेट है। देखो ये फॉर्मेट्स है, सब ये फॉर्मेट्स है। एक मिनट, हाँ यहाँ ये देखो बच्चों, ये नियमित जो रेगुलर विद्यार्थी है ना उन लोगों के लिए फॉर्मेट है विषय निहाय गुणतक्ता। यानी आप समझो 12वीं में हो तो ये एक जो टेबल आपको दिखा रहा हूँ ये आपके सभी क्लास टीचर को मिलेगा, और आपके क्लास टीचर सभी सब्जेक्ट टीचर को देंगे। एक ऐसा, अभी देखो ये मैं जो पहला बता रहा हूँ 80 मार्क्स रिटर्न और 20 मार्क्स जो है ओरल, मिला के 100 मार्क्स हो रहा है। तो समझो कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट और जो भाषा के सब्जेक्ट है हिंदी मराठी गुजराती जो हो गए 80+20 के होते हैं, या और भी जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कॉमर्स के आर्ट्स के सब्जेक्ट 80+20 होते हैं, 20 ओरल होता है। तो उन सभी के लिए ये सेम फॉर्मेट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये फॉर्मेट में क्या होगा कि सपोज मैं अगर बात करूँ कि कोई भी स्टूडेंट 12वीं का है, उसका इंग्लिश सब्जेक्ट का जो टीचर है, तो ये अब इंग्लिश के जो टीचर है, सपोज इंग्लिश के टीचर इसको भर रहे हैं, कैसे भरेंगे? कॉलेज का नाम लिख देंगे, अपना जो इंग्लिश के टीचर है वो नाम लिख देंगे, विषय इंग्लिश लिख देंगे, ओके इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद समझो कि एक एग्जांपल लेते हैं। जो टीचर क्या करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मेट है इंग्लिश के टीचर भर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैं बता रहा था कि 1 नंबर, सपोज यहाँ सीट नंबर लिखेंगे M1 2 3 4 5, और फिर नीचे दूसरे नंबर का जो है अनुक्रमांक आ जाएगा यहाँ पर, ओके दूसरा नंबर, दूसरे बच्चे का सीट नंबर, तीसरे, इस तरह से पूरी लिस्ट बनाएंगे इंग्लिश के टीचर। इंग्लिश का जो जैसे मैं बता रहा था ये 80 मार्क का पेपर होता है रिटर्न और 20 मार्क का ओरल। तो जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, अगर लैंग्वेज हैं या अदर सब्जेक्ट है कॉमर्स आर्ट्स के, जो 80-20 के होते हैं, साइंस वालों के PC 20-70-30 के होते हैं। तो उस हिसाब से देखो, पहले इंग्लिश का देखते हैं। स्टूडेंट का जो भी नाम है, समझो राजू शर्मा, जो भी नाम है वो यहाँ पर टीचर लिख देंगे, ओके। 10वीं में जो उसको मार्क्स मिले हैं उसको 100 में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि समझो कि सबसे बेस्ट जो उसके 3 सब्जेक्ट में मार्क्स थे, सपोज उसने लाए थे 300 में से 240 मार्क्स, इस तरह से लाए थे, तो उसको 100 में से कन्वर्ट करना है। 100 में से कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे, इंटू अगर 100 कर देते हैं तो ये 0 से 0 कट जाता है, 3 8 जा, तो ये 80 मार्क्स हो जाता है। उसको 100 में से 80% समझो आ गया। एक एवरेज स्टूडेंट का मार्क ले रहा हूँ, एकदम टॉपर का नहीं ले रहा हूँ। टॉपर का मार्क्स और 90%, 92, 94 हो सकता है। तो समझो उसको सबसे जो मेन सब्जेक्ट 3 ऐसे थे जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिले थे, 300 में से 240 आए थे, तो ऑन एवरेज उसके 80% आए 10वीं में। बट 10वीं का जैसे कि आपको मालूम है 30% ही लेना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 80 मार्क्स आए हैं बच्चों, अब ये 80 कितने में से आए, 100 में से आए। अब 30% कितना होता है 80 का, 24, तो मैं इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा 0 से 0 कट गया, ओके। यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो 2 5 जा और 2 12 जा, 12 8 जा 96, डिवाइड बाई 5 करते हैं तो कितना आ जाता है, देखो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, ओके 5 9 जा 45, और तो ये 19.2 मतलब 20 मार्क्स हो गया। समझ में आ रहा है? यानी क्या हुआ कि आपको 10वीं में मिले थे 300 में से 240 मार्क्स, ऑन एवरेज 80% आया था। तो जो 80% था वो 24 का 80% निकालेंगे कि 24 में से 80% कितना होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 24 किया तो आपको 20 मार्क्स आ गया। मतलब 10वीं में 24 मार्क में से जो 30% लेना है, 80 मार्क में से 80 मार्क जो रिटर्न है उसका 30%, पहला भाग जो है वो है 10वीं का मार्क्स लेना था 30%, तो 30% 24 मार्क्स होता है, तो 20 मार्क्स आ गया। तो पहला पार्ट हो गया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 80 मार्क्स है, इसका पहला पार्ट है 10वीं का, ओके पहला पार्ट है 10वीं का, दूसरा जो पार्ट है यहाँ पर, और तीसरा जो पार्ट है, ओके पहला पार्ट 10वीं का 24 मार्क्स और 32 मार्क्स, ये 40% है, ये 30-30 है। इस 24 में से 20 मार्क्स 10वीं का आपको मिल चुका है। इस तरह से अब आगे देखो 11वीं में क्या होगा। अब 11वीं में आपके, अच्छा ये सिर्फ इंग्लिश का मार्क्स देख रहे हैं, 10वीं का मार्क्स सब, यानी इंग्लिश में भी यही आएगा 20 मार्क, फिर आपके हिंदी या मराठी में भी 20 मार्क आएगा 24 में से। ये मतलब 10वीं का तो कॉमन सब्जेक्ट था ना, तो वो सेम नहीं था, अलग सब्जेक्ट था। फिर आपका जब भी मैथ्स होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ओसी इको, जो भी आपके सब्जेक्ट है सब जगह पे आपका ये फिक्स हो गया कि 20 मार्क आएगा। ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो आपको 24 में से कितना मार्क्स मिल रहा है।
ओके। अच्छा, यहाँ पर जब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात होगी तब ये 24 में से नहीं रह जाएगा, तब 21 में से आएगा, क्योंकि 70 मार्क का होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तब 21 में से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना रहा। जहाँ मैंने 24 का मल्टीप्लाई किया वहाँ 21 का मल्टीप्लाई होगा 70 30 में। अब 11वीं का रिजल्ट आपका देखा जाएगा कि 11वीं के रिजल्ट में आपको इंग्लिश में 100 में से कितना मिला था। सपोज आपको 100 में से मिला था 70 मार्क्स, आपको 100 में से मिला था 70 मार्क्स, तो अब उसको 24 में कन्वर्ट किया जाएगा। अब उसको 24 में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा कि देखो 70 मिला है 100 में से, तो 24 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 24 का 70%। तो बच्चों ये 0 से 0 कट गया, 7 4 जा 28, ओके 2 आया, 7 2 जा 14 एंड 2 16, ये आया अपॉन 10, तो ये कितना आ गया, 10 से डिवाइड करोगे तो 16.8 आता है। 16.8 मतलब 17 हो गया, तो ये हो गया 17 मार्क्स। इस तरह से समझ में आ रहा है। तो आपको 11वीं में 100 में से 70 मार्क्स आए थे, इसका मतलब 24 में से आपको 30% निकालना था 11वीं का, वो 17 मार्क्स आ गया। देखो ये आपको आए थे 100 में से और ये आया आपका 24 में से। ये आया था 100 में से 11वीं में, ये था 10th का, ये क्या 11th का, उसको हमने 30% किया 11वीं को 24 में से, तो 17 आ गया। ओके, ये 17 आ गया, समझो इस तरह से। अब क्या करेंगे, 12वीं के पूरे साल का जो है मूल्यमापन, कि जो 12वीं में साल भर में क्या क्या किया गया था। तो पहले एग्ज़ाम, सेमिस्टर एग्ज़ाम वगैरह हुई थी या प्रैक्टिस टेस्ट, उसमें कितना मिला। ओके, प्रथम सत्र यानी फर्स्ट टर्म वगैरह जो है, यहाँ पर ये अलग अलग कॉलम है। तो जो भी मार्क्स मिले थे, एक मिनट, यहाँ क्या देखा, प्रथम सत्र सराव परीक्षा सराव या निर्धारित एकूण गुण, मतलब कितनी पैकी, यानी समझो कि आपको जैसे मैंने बताया ना 190 से कैलकुलेट अभी हमने किया था कि 40 मार्क का कुछ फर्स्ट, 50 मार्क का फर्स्ट टर्म हुआ था, 100 मार्क की प्रीलिम हुई थी, 40 मार्क का कुछ प्रोजेक्ट दिया गया था। तो सपोज ऐसा कुछ है, साल भर में आपको 150 या 160 मार्क का जो है एग्ज़ाम लिया गया था टोटल, उसमें से सपोज आपने 100 मार्क्स पाए थे, 160 में से 100 मार्क पाए थे, तो 40% के अनुसार 32 में से कितना आएगा। तो इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा बच्चों कि 160 में से 100 मार्क्स लाया, यहाँ लिखते हैं एक मिनट, 160 में से 100 मार्क्स लाया पूरे 12वीं के साल भर के एग्जाम में, तो 24 में से कन्वर्ट 32 में से कन्वर्ट करना ना 40%, तो 32 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 0 0 कट गया, 16 2 जा 32, ओके 2 × 10 20 मार्क्स। तो इस बच्चे को 32 में से 20 मार्क्स मिल गया, क्योंकि उसको काफ़ी कम मार्क्स दिया था गया था, समझो 160 में से सिर्फ 100 आया था, यानी 32 में से कितने मार्क्स आ गए, 20 मार्क्स आ गए। तो ये जो मैंने राउंड किया है ना, ये ओवरऑल मार्क्स है कि भाई 10वीं में 80% आया था, उसको 30% में कन्वर्ट किया तो 24 में से 20 आया। 11वीं में जो है उसको पूरे फाइनली इंग्लिश में 70% मार्क आए थे, तो 30% मतलब 24 में से 17 मार्क्स आ गया। फिर जो यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम साल भर में ली थी वो टोटल 160 मार्क की ली गई थी एग्ज़ाम, जिसमें बच्चे को जो है 100 मार्क्स मिला था। ये सर्कल इसको नहीं करना चाहिए था, एक मिनट, हाँ ये इसको करना चाहिए था। 160 मार्क की एग्ज़ाम ली गई थी जिसमें बच्चे को 100 मार्क मिला था। ओके, 160 में से मतलब 32 में से कितना मिला, 40% जो होता वो कितना हुआ, 20 मार्क्स हुआ। तो अभी आपको क्या मिल गया बच्चों, देखो यहाँ पर 30%, 30% और 40% ये आ गया। तो 30% में ये देखो, ये मैं अभी अलग कलर से लेता हूँ इसको समझने के लिए, एक मिनट, ब्लू कलर से लेते हैं, ध्यान से दो। ये जो 20 मार्क्स आ गया, ये हम ले रहे हैं। ओके, ये 20 मार्क्स आ गया 10वीं का 20 मार्क्स, प्लस फिर 11वीं का जो है ये 17 मार्क्स आ गया इस तरह से, और 12वीं का 20 मार्क्स आ गया इस तरह से। सो टोटल कितने मार्क्स आ गए बच्चे, देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको टोटल, तो 20 20 40 और 17 57 मार्क्स 80 में से आ गए। कितने में से आ गए, 57 मार्क्स। यहाँ पर हम लिखेंगे 57 मार्क्स, एकदम ध्यान से देखना, 57 मार्क्स आपको 80 में से आ गए। अब बच गया 20 मार्क, तो 20 मार्क इंग्लिश के टीचर क्या करेंगे, आपको जो है 20 मार्क में से आपको जो ओरल की एग्जाम आपकी ली गई थी उनके द्वारा, इंटरनल अंतिम तोंडी परीक्षा, तो 20 में से समझो वो आपको 15 या 16 मार्क्स देते हैं। ओके, आपके साथ इंटरेक्शन तो उनका हुआ ही होगा, जो भी है, नहीं हुआ होगा तो वो करेंगे। अब 20 में से 16 मार्क्स मिला, अब इन दोनों को प्लस किया जाएगा, 57 और 16, 6 और 6 12 13, 1 5 1 6 1 7। तो बच्चों आपको मिल गए 12वीं में इंग्लिश में 73 मार्क्स मिल गए 100 में से। तो ये पूरा मैंने मार्किंग आपको बताया कि किस तरह से जो है एक इंग्लिश का मार्क्स मिलेगा। ऐसे ही हिंदी का होगा, मराठी का होगा, और ऐसे ही जितने भी 80-20 वाले सब्जेक्ट हैं, 80-20 वाले सब्जेक्ट, उन सभी का जो है बच्चों ऐसे ही होने वाला है। अगर 70-30 होगा तो बस सब कुछ यही रहेगा, अगर 70-30 है तो सब कुछ यही रहेगा। देखो ये 70-30 का तख्ता है, यानी 70 और 30,
इसमें क्या करना होगा कि जहां पर हम ले रहे थे ना बच्चों 24 और 32, वहां पर क्या आ जाएगा 21 और 28 आ जाएगा। बाकी सब वैसा ही है, क्योंकि यहाँ जो इंटरनल मार्क्स है प्रैक्टिकल्स वगैरह 30 मार्क्स के, तो वो फाइनली 30 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा, जैसे 20 में से दे रहे थे 30 में। बाकी जो 10th का मार्क्स था वही यहाँ आ जाएगा, बट 21 में से लिया जाएगा। 10th का मार्क 21 में से कितना है, वही जो एवरेज था ना उसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा ये 100 में से कितना, तो 21 में से कितना। फिर 11th का भी जो मार्क्स फाइनल था, सपोज फिजिक्स कर रहा हूँ तो फिजिक्स में 10वीं का जो है वो ले लिया 21%। 11th में फिजिक्स में कितना मिला था, ओके 10th में तो फिजिक्स था नहीं, तो ओवरऑल 21 में से कितना मिला वो ले रहे हैं, बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट का। फिजिक्स में 11वीं में कितना मिला था, उसको 21 में कन्वर्ट करके 11वीं का फिजिक्स आएगा। फिर 12वीं का जो पूरे साल भर का काम था कितने में से कितना मिला, उसको 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12वीं का मार्क्स आएगा। तो ये आपका 70 में से टोटल आ जाएगा, कितने में से आ जाएगा, ये 70 में से टोटल आ जाएगा। बाद में 30 मार्क का प्रैक्टिकल 12वीं के लिए अलग से दिया जाएगा। सपोज आपको 70 में से 50 मार्क्स मिल गया ये पूरा लेके, और बाद में अलग से 30 में से प्रैक्टिकल में सपोज आपको 26 मार्क्स मिला, तो आपको कितना हो गया 76 मार्क्स मिल गया 100 में से फिजिक्स में। तो इस तरह से ये फिजिक्स सब्जेक्ट का इवोल्यूशन होगा। ऐसे ही फिजिक्स जैसा केमिस्ट्री बायो होगा। मैथ्स जो है बिल्कुल इसके पहले 80-20 वाला है मैथ्स। तो बच्चों इस तरह से पूरा जो है आपको बता दूं कि ये पूरे फॉर्मेट से, इसी में रिपीटर का भी फॉर्मेट है और आइसोलेटेड का भी, सब अलग अलग फॉर्मेट है। वेबसाइट से आप कर सकते हैं डाउनलोड। इस तरह से पूरी मार्किंग होने वाली है। मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ मेरे एक साथी टीचर के साथ मिलके। आपको एक्सेल फाइल का एक कैलकुलेटर दूंगा जिसमें आप अपना मार्क्स जब एंटर करोगे तो आपको जो है आपका रिजल्ट बना के वो दे देगा। तो जल्दी ही मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। उम्मीद करूँगा कि ये सारी डिटेल आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। चैनल पर बने रहो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि कैसे जो है रिजल्ट बनने वाला है। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लगाओ, लेकिन जैसे मैंने बताया इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं कैलकुलेटर का जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।